फ्रेंड्स, बीपीएससी 68 इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। अभी पार्ट 1 एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में आप फॉलो करके देख सकते हैं। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 51 पार्ट 2। Here the question is NPV, net present value, net present वैल्यू। कह रहे हैं कि जब रिसोर्सेस मान लीजिए कि लिमिटेड है तो किस तरह का प्रोजेक्ट किया जाएगा। द राइट आंसर विल बी इंक्लूसिव। हाउएवर सिंपल भी हो सकता है, कुछ कुछ जगह मैंने मेंशन किया हुआ देखा। सी इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट नॉट इकोनॉमिक्स। और ये बड़ा ही मैं सरप्राइज्ड हूँ कि क्यों मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स ऑलरेडी बहुत ही एक वाइड सब्जेक्ट है, आप इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चंस पूछ लीजिए तो दैट विल सफाइस। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट टॉट इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार इन इकोनॉमिक्स। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि नाउ स्टार्ट रीडिंग समथिंग ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। कमिंग टू द क्वेश्चन 52C, इट इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो है वो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट इसका नहीं है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। सो द राइट आंसर विल बी परचेज ऑफ इक्विपमेंट। देखिए, अगर एनपीवी का अगर आप फॉर्मूला चाहते हैं तो एनपीवी इज इक्वल टू सम ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 plus I, which is into the power t. Here I is equal to interest rate and t is equal to time. Coming to the 53 third question, ये कह रहा है कि एमपीसी का इसमें के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, एक से ज्यादा कभी नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा क्या सिद्धांत कंजम्पशन के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। 54, the right answer will be over full employment equilibrium. It refers to a situation जब aggregate demand aggregate supply के बराबर हो beyond the full employment level. The answer to the 55th question will be inflationary gap. इसका कुछ क्विकली हम अगर डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से अगर हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड प्राइम जो इंक्रीज करके हो गया यहाँ पे। तो ये जो एरिया है यहीं आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। इन्फ्लेशनरी गैप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका इनकम हो जाएगा या एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, वाई एक्सिस पे आपका एडी हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कुछ ऐसा। ओके, आई विल क्लियर इट, those who are not very familiar it further. Answer to the 56 question will be both A and B. यहाँ पे जो कह रहा है कि अगर यूरोजोन नेशन में रिसेशन है तो कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड लगाया जाएगा। सीआरआर को घटा सकते हैं और रेपो रेट को भी घटा सकते हैं। इससे क्या होगा, मोर फंड्स अवेलेबल फॉर लेंडिंग। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रिसेशन घटेगा। Which of the following statement is false about economic growth? Economic growth can be held by using tidal power. देखिए, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है गूगल से। टाइडल पावर से ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अंतर है कि उसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन नॉमिनल या मिनिमम होगा। बट इट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Which of the following is a positive statement? Given all the options,
The most appropriate option appears to be low rents will restrict the supply of housing. देखिए पहले तो ये समझना है कि पॉजिटिव क्या है और नॉर्मेटिव क्या है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पे आपका कोई वैल्यू जजमेंट नहीं हो, क्या है जो का त्यों वो चीजें जो है वैसे ही फैक्ट्स के रूप में, एम्पेरिकल के रूप में जब हम रख देते हैं। जितने भी यहाँ पे कथन है, यहाँ पे देखिए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, गुड हो गया, आउट टू हो गया, टू मच हो गया। तो नॉर्मेटिव में क्या होता है, एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट शुड भी हो जाता है। ये कथन एक तरीके से अब देखा जाए तो वैल्यू जजमेंट पे हो जाता है, और पॉजिटिव में एम्पेरिकल चीजें होती है, इसलिए ये कथन ज्यादा अप्रोप्रिएट मालूम पड़ता है। 59th का जो आंसर है वो होगा पॉजिटिव स्टेटमेंट। प्राइस राइज मोर इन कंट्री विद रैपिड ग्रोथ इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स और एम्पेरिकल वैलिडेशन। नॉर्मेटिव ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया कि ये इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और ये एम्पेरिकल होगा अगर कोई कथन पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो एनएससी का हेडक्वार्टर जो है आपका निफ्टी हो गया, नॉन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया क्या हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई 62nd का। कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आरआरबी सबसे पहले 1975 में स्टैब्लिश किया गया। नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट is not a function of RBI, it is a function of commercial banks. Which of the following supervises the function of formal source of loans? कौन, RBI ही सुपरवाइज करता है किसी भी बैंक का क्या लोन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना देना है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितना होना चाहिए, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। Which of the following is a subsidiary of RBI? The right answer will be National Housing Bank, NHB. RBI regulates which of the parameters by undertaking open market transactions? Both A and B, इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई, इसी के थ्रू क्या होगा, ओपन मार्केट ट्रांजेक्शंस को रेगुलेट किया जाएगा। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो जब आपका ये डीबीटी है, अब देखिएगा इसमें बिहार का रैंक 9th है। पहले रैंक पे आपका हरियाणा है, दूसरे रैंक पे यूपी है। सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज रिलेटेड टू नॉर्मल रिटर्न, मतलब कुछ नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न जो हम फाइल करते हैं वो 139 इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है नॉर्मल रिटर्न। एमपी एमएलए का जो मान लीजिए कि उसको सैलरी मिल रहा है, तो टैक्सेबल किस हेड में होगा? सी एमपीज एंड एमएलएज आर नॉट ऑफिशियल गवर्नमेंट, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो खुद सरकार है, यहाँ पे नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो इसको अदर सोर्सेस से कंट्रोल किया, टैक्स किया जाएगा। Which of the following terms would not be included in the cash budget? इसका होगा आपका सही उत्तर एक in the cash. So स्पॉन्टेनियस जो आपका जो लायबिलिटी है उसमें अकाउंट्स पेबल हो जाएगा और इसमें आपका टैक्सेस हो जाएगा। Which of the following items would not be included in the कैश बजट? तो कैश बजट में टैक्स इंक्लूड नहीं होता, बाकी ये तीनों कैश बजट के पार्ट है। कैश बजट का मतलब भी हुआ कैश फ्लो ऑफ अ बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जो आपका स्पॉन्टेनियस लायबिलिटीज हुआ,
ये हुआ अगर मान लीजिए जब कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो इट अराइजेज फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ अ बिजनेस। देखिए दोनों क्वेश्चन मैनेजमेंट के हैं और ये इकोनॉमिक्स की किताबों में आपको ये नहीं इसका कोई जिक्र मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं अगर डिस्क्रिशनरी फाइनेंसिंग के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन भी मैनेजमेंट का है और हमको बड़ा अचंभा हो रहा है कि क्यों बीपीएससी ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। ये अमेरिका का पब्लिक फाइनेंस एक तरीके से देखा जाए। इसका उत्तर होगा बोथ बी एंड सी, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग और स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी। यही है डिस्क्रिशनरी फाइनेंसिंग। मतलब जैसे ही कंपनी कोई ग्रोथ करता है तो मोर कैश एज कंपनी ग्रोज मोर कैश नीडेड इन हैंड्स। यही डिस्क्रिशनरी फाइनेंस है, तो उसको कैसे रेज करना है उसी से संबंधित ही क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75th, which of the following statement is true about primary deficit? The right answer will be B। आपको पता है क्योंकि अगर प्राइमरी डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये क्या आंसर टू द 76th क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द above। Which of the following statement describe the functions of a budget? 77th, अब देखिए फॉर्मेलिटिंग द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। 78th का जो आंसर होगा वो आपका होगा मेकिंग पेमेंट्स टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अंडर द फिस्कल पॉलिसी इज एन एग्जांपल फॉर स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। स्टेबलाइजेशन क्या होता है? ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों से किया जाता है। पॉलिसी ये गवर्नमेंट खुद कर सकती है, सेंट्रल बैंक के माध्यम से करती है। स्टेबलाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपका ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी से संबंधित होता है। ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों से संबंधित होता है स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। अगर यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी रहता तो इसका आंसर डी हो जाता है, बट चूंकि यहाँ पे आप देखिए ये फिस्कल पॉलिसी किया है इसलिए सी होगा। ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स करते हैं तो आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाता है। ऑप्टिमम टैरिफ क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन। एक तरीके से मान लीजिए ये कर होता है, जैसे कि आप कोई सामान आयात करते हैं तो उस पर टैक्स देना होता है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी लग गया तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो क्या टैरिफ लगाया जाए जो कंट्रीज के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करे? इसीलिए इसका उत्तर मस्ट अकर इन द इलास्टिक रेंज ऑफ द पार्टनर कंट्रीज ऑफर कर्व। ये होगा, ये इसके संदर्भ में ही होगा, क्योंकि द लेस इलास्टिक द फॉरेन ऑफर कर्व द हायर विल बी ऑप्टिमम टैरिफ। ट्रेड बिटवीन two countries can be useful if the cost ratio of the goods are different, very easy। डंपिंग क्या है? सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट अ लोअर प्राइस। देखिए चाइना अपना डंपिंग पॉलिसी बहुत इफेक्टिवली यूज करता है। बेस्ट एग्जांपल है सस्ता प्रोडक्ट को कैसे बाहर डंप करता है और मुनाफा कमाता है। और इसीलिए आप देख कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। मार्जिन ऑफ ए करेंसी फ्यूचर शुड बी मेंटेन विद द बाय और सेलर दोनों के द्वारा होगा। ये 84 का जो आंसर होगा वो होगा डिप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी लीड्स टू अ फॉल इन एक्सपोर्ट्स। देखिए थोड़ा सा मुझे एम्बिगुअस लगा जब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा था, तो क्योंकि इतना बार हमने इसको पढ़ा था कि त्रुटि ना हो, इसलिए आंसर एक तरीके से मुझे रट गया है, इसलिए मैं क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एम्बिगुअस मुझे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब तक ये लिख रहा है लेकिन कहीं भी यहाँ पे होम या फॉरेन नहीं लिखा है,
ये फॉरेन करेंसी लिखा है, फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, लेकिन यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो वर्ड यहाँ यूज कर, इसके पहले भी डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी लगाए। आप खुद सोचिए ना, यहाँ पे डोमेस्टिक लगाइएगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, फॉरेन लगाइएगा तो मीनिंग बदल जाएगा। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं मिलेगा। अगेन आई विल से इट इज अ कॉपी पेस्ट फ्रॉम गूगल, यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ, बट गिवन द 4 ऑप्शंस आई थिंक दैट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्योंकि आप देखिएगा, डिप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी एम्प्लॉयज और फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स फॉर द फॉरेन बायर्स, तो ये चीज मुझे समझ में आया, उसके आधार पे मैंने ए यहाँ पे किया है। एक्सचेंज रेट वेरी इजी, प्राइस ऑफ ए करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। 86 बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अफेक्ट करेगा, ऑल ऑफ द अबव। The resident whose monetary transactions get recorded under the balance payment system includes all of the above. IMF starts functioning 27th December 1945. Twin institutions, Bretton Woods, IMF, IBRD. 90. Which statement is correct for Indian Planning Commission? अब देखिए प्लानिंग कमीशन से अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी आपके। The right answer will be all of the above. 91. इंडियाज 5 ईयर प्लान जो है वो शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सेकंड 5 ईयर प्लान में है बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री की बात किया गया, तो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात किया गया, लेकिन यहाँ पे 5th 5 ईयर प्लान में थोड़ा शिफ्ट होता है और यहाँ पे हेवी इंडस्ट्री की बात न करके यहाँ पे मोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया गया। ये जो पीरियड था इसका 74 से 79, इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपको पता है। उसी समय इन्होंने एक नारा लगाया था, गरीबी हटाओ, और 1980 के जो इलेक्शन था उसमें वो जीत गई। 92nd जो है कंसेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स, दिस इज रिलेटेड टू 5th 5 ईयर प्लान। As I already explained above. Planning Commission constituted high level of financial sector reforms under the chairmanship of रघुराम राजन। एक रिपोर्ट यहाँ पे आया था, 100 स्मॉल स्टेप्स, ये रिफॉर्म से संबंधित था, तो रघुराम राजन के चेयरपर्सन थे, ये रिपोर्ट उस पर आया था। Now we are very close to finishing. What were the reasons for introduction of economic reforms in 1991? So the right answer will be all of the above. Disinvestment of public sector enterprises, PSE, ये कहता है जब इक्विटी शेयर को बेचते हैं आप, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इसका सही उत्तर होगा BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये एक जो एजेंसी है वही करती है। सेंट्रलाइज कंट्रोल MNC का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये हेडक्वार्टर के माध्यम से होगा। Which of the following sets of condition is necessary for a good cultivation of food? A. Moderate temperature, moderate rainfall. लो मत मार के आ जाइएगा। Green revolution has not been as green as it has been made. देखिए the right answer should have been all of the above again. लेकिन क्योंकि यहाँ पे बिग फार्मर्स को भी क्रिएट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पे ये सिर्फ व्हीट तक कन्फाइन वैसे तो था ही, वो बाकी क्रॉप्स बहुत कम प्रभाव पड़ा था और ये सिलेक्टेड रीजन्स में भी कन्फाइन रहा, लेकिन जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो व्हीट होगा। द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डज नॉट एक्वायर लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन? देखिए दो चीजें, डज नॉट भी कर दिया और यहाँ इनसिक्योर भी कर दिया। इसका यह मतलब है कि चारों में फूड सिक्योर कौन है? सही उत्तर तमिलनाडु होगा, बिहार मत मार के आ जाइएगा। ये बिहार मोस्ट फूड इनसिक्योर हो सकता है,
लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फूड सिक्योर की यहाँ पे बात आती है। मतलब बड़ी संख्या में खाद्य असुरक्षित आबादी का अधिग्रहण नहीं करता है। यहाँ पे तमिलनाडु फूड सेफ्टी इंडेक्स में वैसे भी ये अभी नंबर 1 पे है। सो द राइट आंसर वुड बी तमिलनाडु। फ्रेंड्स, सो दिस इज दैट्स इट। आई विल कम अप स्लोली इन डिफरेंट वीडियो कि कैसे स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या बुक्स पढ़ना चाहिए, एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करे इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स, मैनेजमेंट और जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उसको कैसे कवर करे, ट्रेडिशनल अप्रोच से, क्योंकि काम तो नहीं चलने वाला है। सो टू नो मोर अबाउट मी प्लीज विजिट द अबाउट सेक्शन ऑफ माई यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो द टेलीग्राम चैनल गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर ई कंटेंट, पीडीएफ एक्सेट्रा। थैंक यू। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, you can kindly follow it. Thank you very much.